Good evening, everyone. ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? So ऑडियो वीडियो इज क्लियर फॉर ऑल. ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबके लिए? So ऑडियो वीडियो इज क्लियर फॉर ऑल. कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वी हैव स्टार्टेड स्ट्रेसेस इन सॉइल. हमने स्ट्रेसेस इन सॉइल स्टार्ट कर लिया था. स्ट्रेसेस में आपको जानकारी दे दी थी टोटल स्ट्रेस की. इट इज ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल एंड सरचार्ज. फिर हमने बात करी थी टोटल स्ट्रेस. टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर. Effective stress is the stress which is being transferred from grain to grain contact. It tends to force the particles to come in contact with each other, because of which several properties of the soil are being modified. और दूसरा component है इसका pore water pressure, which act all around the soil particles, hence have no shear component, thereby it is termed as neutral pressure. फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि affective stress नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जो हम निकालते हैं, इसीलिए इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है बाय सब्ट्रैक्टिंग पोर वाटर प्रेशर फ्रॉम टोटल स्ट्रेस. एंड टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर कैन बी मेजर्ड. ये फिजिकल पैरामीटर है, इसको मेजर कर सकते हैं. जो एक्चुअल में इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो हमारे माने हुए इफेक्टिव स्ट्रेस से बहुत ज्यादा होता है. इन एक्चुअल द इफेक्टिव स्ट्रेस इज मच मोर देन द इफेक्टिव स्ट्रेस दैट वी कैलकुलेट. अप टिल हियर द रेफरेंस वाज बीइंग डन. फिर आपको पहला केस करा, द फर्स्ट ऑफ द केस वी हैव डिस्कस. पहला केस क्या था हमारा? सबमर्ज्ड सॉइल मास. सबमर्ज्ड सॉइल मास की जो कंक्लूजन थी वो क्या थी? सबमर्ज्ड सॉइल मास की कंक्लूजन ये थी, if we change the level of the water above the ground level, if I change the level of the water above the ground level, there is no change in the effective stress in the soil. कोई चेंज नहीं निकल के आएगा सॉइल के इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर. तो ये डिस्कशन हमने कर ली थी. दिस डिस्कशन वाज बीइंग डन बाय अस. क्लियर है यहां तक की कहानी? सो अप टिल हियर द एंटायर स्टोरी वी हैव डिस्कस्ड. यहां तक की सारी स्टोरी हमने कवर कर ली थी. अब आगे बढ़ते हैं. विल कैरी फॉरवर्ड. अब अगला केस लेते हैं. सो विल टेक द केस सेकंड. तो सेकंड केस, सो केस नंबर 2. सो वी हैव केस नंबर 2. अब केस नंबर 2 है व्हेन वाटर टेबल, so water table is below the ground level. So when water table is below the ground level, so water table is below the ground level, is below ground level. अब जो वाटर टेबल है वो ग्राउंड लेवल के नीचे है. सो वाटर टेबल इज बिलो ग्राउंड लेवल. तो वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे है. कल वाटर टेबल कहां पर थी? इन द यस्टरडेज क्लास द केस व्हिच वी डिस्कस, इन दैट वाटर टेबल वाज अबव द ग्राउंड लेवल. अब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे है. तो वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे है. चेक करो. लेट सपोज ये हमारा सॉइल सैंपल है. दिस इज अवर सॉइल सैंपल. सो दिस इज द सॉइल सैंपल अंडर कंसीडरेशन. तो पानी का लेवल ग्राउंड लेवल के नीचे है. सो वाटर लेवल इज बिलो द ग्राउंड लेवल. तो मैं इसमें दो केसेस लेके चल रहा हूं. आई एम कंसीडरिंग टू केसेस. सो दिस इज द टू केसेस. दो केस ये है कि हम पानी के लेवल को बढ़ाएंगे. विल इंक्रीज द वाटर लेवल. तो पहला है हमारा पॉइंट नंबर 1 पे, दूसरा है हमारा पॉइंट नंबर 2 पे. सो दूसरा केस है जब वाटर टेबल लेवल राइज करके आ गई पॉइंट नंबर 2 पे. कितना राइज करके आ गई? बाय द लेवल ऑफ एच राइज करके आ गई. सो बाय द लेवल ऑफ एच राइज करके आ गई. हमें ये एनालिसिस करनी है. दिस एनालिसिस टू बी कैरिड आउट. सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस डायमेंशंस मार्क कर देता हूँ. सो डायमेंशंस ओरिजिनल सिचुएशन में ये h1 है. सो ओरिजिनल सिचुएशन में h1 है. इसके नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है उसकी डेप्थ है h. उसके नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है उसकी डेप्थ है h. सो दिस इज h1, दिस इज h. तो ये है हमारी h1, ये है h. सो अप टिल हियर द रेफरेंस इज बीइंग डन. तो हम पॉइंट भी मार्क कर देते हैं इसके ऊपर. वी कैन मार्क द पॉइंट्स आल्सो ऑन दिस. तो पॉइंट भी मार्क किया हुआ है हमने इसके ऊपर. क्या पॉइंट है इसके ऊपर? लेट सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. तो ये पॉइंट भी हमने मार्क कर रखे हैं इसके ऊपर. दीज पॉइंट्स आर आल्सो बीइंग मार्क्ड. तो वाटर टेबल लेवल ग्राउंड लेवल के नीचे है. ओरिजिनली है वाटर टेबल लेवल एट पॉइंट 1. पॉइंट 1 मार्क किया हुआ है डायग्राम के अंदर मैंने. और ये पानी का लेवल बढ़ गया, 1 से लेके 2 पे आ गया. तो h डिस्टेंस पानी का लेवल बढ़ गया. तो क्या चेंज निकल के आता है अफेक्टिव स्ट्रेस में, ये हमें कैलकुलेट करना है. व्हाट चेंज इन द अफेक्टिव स्ट्रेसेस विल बी ऑब्जर्व्ड, दैट्स बिकम द पॉइंट ऑफ द डिस्कशन. बाकी पूरी सॉइल है हमारी. दिस इज कंप्लीट सॉइल. सो दिस एनालिसिस इज टू बी कैरिड आउट. ये एनालिसिस हमें कैरी आउट करनी है.
अब क्या एनालिसिस निकल के आ रही है उसके देखते हैं कैलकुलेशन, दैट कैलकुलेशन इज टू बी कैरिड आउट। फिर मुझे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बनाना है। आई विल ड्रॉ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आल्सो। तो हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को भी एनालाइज करेंगे। सो आई विल एनालाइज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आल्सो, टोटल, पोर वाटर प्रेशर एंड अफेक्टिव स्ट्रेस। तो टोटल भी बनाएंगे, पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बनाएंगे और अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बनाएंगे कल की तरह। पर आपको दो केस में एनालाइज करना है इस चीज को, यू टू एनालाइज दिस इन टू डिफरेंट केसेस। वो दो अलग अलग केस की रेफरेंस निकालेंगे यहाँ पे। चलो पहला कैलकुलेशन, जब वाटर टेबल लेवल 0.1 पे है, जब वाटर टेबल लेवल 0.1 पे है, व्हाट इज अफेक्टिव स्ट्रेस एज पॉइंट डी। तो पहला केस लिया, तो आई एम टेकिंग दिस केस 1। सो केस 1 when water table level, so water table level is at section 11, जब वो सेक्शन 11 पे है। तो व्हाट इज अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट डी, मुझे अफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है पॉइंट डी पे। जब वाटर टेबल लेवल 0.1 पे है, मुझे अफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है पॉइंट डी पे। तो अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट डी, सो अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट डी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये होगा हमारा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। मुझे टोटल स्ट्रेस बताओ पॉइंट डी पे कितना होगा, व्हाट इज टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट डी, व्हाट इज टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट डी। जब वाटर टेबल लेवल सेक्शन 11 पे है, इज एट सेक्शन 11, व्हाट इज टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट डी, टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द सॉइल प्लस सरचार्ज। तो सरचार्ज तो कोई है ही नहीं, सॉइल का वेट है पॉइंट डी के ऊपर, सॉइल का वेट कितना निकालेंगे। तो ए से लेके सी तक सॉइल बल्क स्टेट में है, तो हम बोलेंगे H1 इंटू गामा बल्क, सो H1 इंटू गामा बल्क प्लस सी पॉइंट के नीचे सॉइल कैसी है, सी पॉइंट के नीचे सॉइल सैचुरेटेड है, सो H इंटू गामा सैचुरेटेड। तो ये तो हो गई हमारी टोटल स्ट्रेस, दिस इज अवर टोटल स्ट्रेस। पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू दी हाइट ऑफ द वाटर अबव द गिवन लेवल इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, सो विल से माइनस H इंटू गामा W। ये हमारी आ गई पोर वाटर प्रेशर। सो अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट डी कम्स आउट टू बी हाउ मच, अफेक्टिव स्ट्रेस पॉइंट डी पे कितना निकल के आ गया, अफेक्टिव स्ट्रेस आ गया H1 गामा प्लस H इंटू गामा सबमर्ज्ड, दिस इज द वैल्यू कमिंग आउट। सो H1 इंटू गामा प्लस H इंटू गामा सबमर्ज्ड, गामा सबमर्ज्ड कैसे लिखा, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W इज इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड, ये हमारा गामा सबमर्ज्ड बन गया। दिस इज अवर फर्स्ट केस, ये हमारा पहला केस है। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व, अब केयरफुली ऑब्जर्व करना केस 2। तो केस 2 क्या है, केस 2 हमारा, केस 2 है व्हेन वाटर टेबल राइजेस, सो व्हेन वाटर टेबल लेवल राइजेस टू सेक्शन 22, सो व्हेन वाटर टेबल राइजेस टू सेक्शन 22, जब पानी का लेवल राइज करके कहां जाता है, सेक्शन 22 पे आ जाता है। मुझे फिर से अफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है डी पे, अफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो अफेक्टिव स्ट्रेस होगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अब मुझे पॉइंट डी पे टोटल स्ट्रेस निकालना है। पॉइंट डी पे टोटल स्ट्रेस कैसे निकालूंगा, H1 माइनस स्मॉल h इंटू गामा बल्क। अब पॉइंट बी के ऊपर ही हमारी सॉइल मॉइस्ट स्टेट के अंदर है, तो उसमें हमने गामा बल्क यूज किया, और बी के नीचे सॉइल क्या है, सैचुरेटेड है, तो बी के नीचे सॉइल सैचुरेटेड है, प्लस H प्लस स्मॉल h गामा सैचुरेटेड, सो H प्लस स्मॉल h गामा सैचुरेटेड। ये तो हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई, दिस इज अवर टोटल स्ट्रेस, ये हमारा टोटल स्ट्रेस बन गया। पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो हाइट ऑफ द वाटर अबव द कंसर्न पॉइंट के ऊपर पानी की हाइट कितनी है इस बार, कंसर्न पॉइंट के ऊपर पानी की हाइट है H प्लस H इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W। जरा कैलकुलेट करके बताओ इस बार अफेक्टिव स्ट्रेस कितनी आ रही है, व्हाट इज द अफेक्टिव स्ट्रेस कमिंग आउट इन दिस केस। तो इस केस में अफेक्टिव स्ट्रेस कितनी निकल के आ रही है, व्हाट इज द अफेक्टिव स्ट्रेस कमिंग आउट इन दिस केस। इस केस में अफेक्टिव स्ट्रेस आ रही है H माइनस H गामा बल्क प्लस H प्लस स्मॉल h इंटू गामा सबमर्ज्ड, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस कमिंग आउट। ये हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आ गई, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस इन स्टेज 2। तो ये हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस है दूसरे केस के अंदर। तो मुझे ये बताओ पानी के लेवल के बढ़ने से इफेक्टिव स्ट्रेस में कितना चेंज आया, बाय इंक्रीज इन द वाटर टेबल लेवल बाय हाइट ऑफ स्मॉल h, व्हाट इज द चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस ऑब्जर्व्ड। अफेक्टिव स्ट्रेस में ऑब्जर्व कितना चेंज है हमारा,
तो उसको मैं अगली स्लाइड पे कर रहा हूँ. सो आई विल से चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस. सो चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट डी. अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट डी. सो डेल्टा सिग्मा डी डैश. सो डेल्टा सिग्मा डी डैश. तो चेंज निकालना है फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल कितना था हमारा? फाइनल कितनी आ रही है? h माइनस एच गामा सबमर्ज्ड. सो h माइनस एच गामा बल्क. सो h माइनस स्मॉल h गामा बल्क. फिर आगे क्या लिखा हुआ है? सो प्लस h प्लस स्मॉल h गामा सबमर्ज्ड. सो h प्लस स्मॉल h गामा सबमर्ज्ड. ये हमारी फाइनल अफेक्टिव स्ट्रेस है. ओरिजिनल अफेक्टिव स्ट्रेस कितनी थी यहाँ पे? ओरिजिनल अफेक्टिव स्ट्रेस थी हमारी, ओरिजिनल अफेक्टिव स्ट्रेस इज ये h1 है. दिस इज h1. सो दिस इज h1. वो नोटेशन मिस हो गई मेरे से, तो ये h1 है. तो पीछे भी लिख देता हूँ h1. सो दिस इज h1. सो h1. सो ओरिजिनल अफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है? h1 गामा प्लस h इंटू गामा सबमर्ज्ड. सो h1 गामा प्लस h इंटू गामा सबमर्ज्ड. जरा सिंप्लीफाई करके बताओ इसे फटाफट. सिंप्लीफाई दिस वैल्यू. तो अगर उसको सिंप्लीफाई करूं तो h1 इंटू गामा माइनस h इंटू गामा प्लस h इंटू गामा सबमर्ज्ड प्लस स्मॉल h इंटू गामा सबमर्ज्ड माइनस h1 इंटू गामा माइनस h इंटू गामा सबमर्ज्ड. तो क्या क्या कैंसिल आउट हुआ? h1 गामा कैंसिल आउट हुआ. h इंटू गामा सबमर्ज्ड और ये h इंटू गामा सबमर्ज्ड कैंसिल आउट हो गई. सो h इंटू गामा सबमर्ज्ड कैंसिल आउट हो गई. क्या बच गया अब? व्हाट इज बीइंग लेफ्ट आउट? अब हमारे पास बचा है स्मॉल h ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में है गामा सबमर्ज्ड माइनस गामा. सो गामा सबमर्ज्ड माइनस गामा. अब मुझे बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? गामा सबमर्ज्ड ज्यादा होता है, गामा बल्क ज्यादा होता है? हुज वैल्यू इज मोर? गामा सबमर्ज्ड इज मोर. यशी बिल्कुल सही है आपका, एब्सोल्युटली करेक्ट. गामा सबमर्ज्ड माइनस गामा बल्क. हुज वैल्यू इज मोर? सो एज वी नो whose value is more? गामा बल्क इज मोर और गामा सबमर्ज्ड इज मोर. गामा बल्क ज्यादा होती है, गामा सबमर्ज्ड ज्यादा होती है. गामा बल्क ज्यादा होती है गामा सबमर्ज्ड से. इसका मतलब चेंज इन अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट डी इज व्हाट? ये चेंज क्या निकल के आ गया? नेगेटिव निकल के आ गया. ये चेंज क्या निकल के आ गई? नेगेटिव निकल के आ गई. क्या मतलब है इस बात का? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? ये चेंज नेगेटिव निकल के आ गई. क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब अगर वाटर टेबल लेवल राइज करता है, अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाती है? अगर वाटर टेबल लेवल राइज करती है, अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाती है? इफ वाटर टेबल लेवल राइजेस, अफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. अगर वाटर टेबल लेवल फॉल करेगा, अफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी. सो वी कैन से हेंस व्हेन वाटर टेबल इज बिलो ग्राउंड लेवल, व्हेन वाटर टेबल इज बिलो ग्राउंड लेवल, तो जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे होता है, इंक्रीज इन वाटर टेबल causes decrease in affective stress. Causes decrease in affective stress. So causes decrease in affective stress and vice versa. तो जब वाटर टेबल लेवल ग्राउंड लेवल के ऊपर था, एनी चेंज इन लेवल ऑफ द वाटर was resulting in no change in effective stress. But when water table level is below the ground level, अगर वाटर टेबल लेवल बढ़ेगा, अफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाएगी, और वाटर टेबल लेवल घटेगा, अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगी. और होना भी चाहिए. क्यों? जब वाटर टेबल लेवल बढ़ेगा, हमारा पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? जब वाटर टेबल लेवल बढ़ेगा तो पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगी, और अगर पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगी, अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. जब वाटर टेबल लेवल घटेगा, पोर वाटर प्रेशर कम हो जाएगी, अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगी, अफेक्टिव स्ट्रेस विल इंक्रीज. क्लियर चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से अब? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है पूरी स्टोरी? अब सवाल कैसे पूछेगा आपसे? हाउ द प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड. अब सवाल कैसे पूछेगा आपसे, इसकी जानकारी निकालते हैं. दैट इन्फ्रेंस इज टू बी ड्रॉन. अब क्या इन्फ्रेंस है ये समझते हैं. अब सवाल ये पूछेगा अगर मैंने ग्राउंड से पंपिंग करके एक्सेसिव पंपिंग करी, अगर मैंने ग्राउंड में से एक्सेसिव पंपिंग करी, तो जो ग्राउंड लेवल है वो सब्सिडाइज कर जाता है.
ग्राउंड लेवल सब्सिडाइज कर जाता है, यानी ग्राउंड बैठ जाती है, यानी सेटलमेंट हो जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट? अगर मैं एक्सेस ग्राउंड वाटर को पंप आउट कर दूं, इट विल लीड टू द सब्सिडेंस ऑफ द ग्राउंड। हमारी ग्राउंड सब्सिडाइज कर जाएगी या सब्सिडाइज होने की टेंडेंसी होगी। क्या ये बात सही है? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखो एक कंसेप्ट को कैसे लिंक करता है दूसरे कंसेप्ट के साथ। अगर आपने पंप लगा के एक्सेस ग्राउंड वाटर को बाहर निकाला, अगर आपने ग्राउंड वाटर बाहर निकाली, व्हाट विल हैपन टू द वाटर टेबल लेवल? अगर आपने ग्राउंड वाटर को बाहर निकाला, व्हाट विल हैपन टू द वाटर टेबल लेवल? वाटर टेबल लेवल फॉल कर जाएगी। जब वाटर टेबल लेवल फॉल कर जाएगी, इसका मतलब पोर वाटर प्रेशर कम हो जाएगा। पोर वाटर प्रेशर कम हो जाएगा मतलब अफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगे, और जैसे अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा, इट विल लीड टू व्हाट? जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा, इट विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू द कंसोलिडेशन। सेटलमेंट हो जाएगी हमारे सॉइल की, तो सॉइल विल सेटल। सॉइल सब्सिडाइज कर जाती है तो सॉइल बैठ जाएगी वहां पे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उस पर किसी के लिए? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से किसी के लिए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। कंसोलिडेशन का टॉपिक हो गया है। हाँ, कंसोलिडेशन का टॉपिक हो गया है। कंसोलिडेशन वी हैव डन। लेक में वाटर, बेटा लेक वाला सवाल करा तो दिया कल, आधी क्लासे क्यों लगाते हो? अगर कोई चीज समझनी है सारी क्लासे लगाओ ना। ये मैं खुद ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक दिन आते हो अगले दिन गायब हो जाते हो, दूसरे दिन आते हो फिर उसके अगले दिन गायब हो जाते हो। अभी लेक वाला सवाल करी तो कराया आपको, अब आज पूछ रहे हो क्यों? जरा पूछना, अभी इतने सारे लोग ऑनलाइन है, बाकियों से पूछो क्या जवाब है इसका, सब बता देंगे। अभी कल डिस्कस किया है, कल लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था हमारा। दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये हेल्पिंग हैंड को जवाब देना, बाकी जो कल लोग आए थे। ये हेल्पिंग हैंड पूछ रहा है लेक में पानी का लेवल बढ़ाया, बताओ क्यों फर्क नहीं पड़ता? तो आधी क्लासे लगाओगे तो ऐसा ही होगा। अगर अफेक्टिव स्ट्रेस करेगी तो सॉइल सेटल कैसे होगी? दीपक इसके लिए कंसोलिडेशन देखो, इसके लिए फिर कंसोलिडेशन वाला लेक्चर देखो। फॉर दिस रेफर द लेक्चर ऑफ कंसोलिडेशन। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं आपस में, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। आप एक लेक्चर लाओगे, बाकी लेक्चरों में गायब हो जाओगे तो थोड़ी ना बातें समझ में आएंगी आपको। तो अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से कंसोलिडेशन कैसे होगी, उसके लिए कंसोलिडेशन वाला टॉपिक देखो, करा रखा है कंसोलिडेशन वाला टॉपिक पूरा मैंने। आई डिस्कस द एंटायर टॉपिक ऑफ कंसोलिडेशन। चलिए क्लियर यहां तक की कहानी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ, फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बहुत बार यूज करूंगा इसे मैं। अगर आपने बहुत ही छोटे पीरियड में, अगर आपने बहुत ही छोटे पीरियड में वाटर टेबल लेवल को ड्रॉप कराया, अगर आपने बहुत ही शॉर्ट टर्म में वाटर टेबल लेवल को नीचे कराया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने बहुत ही कम टाइम में वाटर टेबल लेवल को ड्रेन कराया, यानी उसको डिक्रीज करा दिया, तभी भी वाटर टेबल लेवल के ऊपर सॉइल सैचुरेटेड रहेगी। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आपने शॉर्ट टर्म में वाटर टेबल लेवल को फॉल कराया, इसको मैं आगे लिख देता हूं, ये देखो शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म और ये है लॉन्ग टर्म। सो दिस इज लॉन्ग टर्म। सो लॉन्ग टर्म, दिस इज अवर ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, दिस इज अवर ग्राउंड लेवल। आपने बहुत ही कम टाइम में वाटर टेबल लेवल को फॉल करा दिया, अभी भी वाटर टेबल लेवल के ऊपर आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 ही मिलेगी, तो सॉइल अभी भी सैचुरेटेड रहेगी। सॉइल सैचुरेटेड रहेगी पर पोर वाटर प्रेशर 0 होगा, ध्यान रखना है इस चीज का। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज स्टिल 1, ऑल दी वॉइड्स आर फिल्ड विद दी वाटर, पर ये वाटर अब ग्रेविटी वाटर नहीं है, दिस वाटर इज नॉट ग्रेविटी वाटर। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म में वाटर टेबल लेवल को ड्रॉप करा दिया, हमारी सॉइल तो सैचुरेटेड रहेगी, द सॉइल विल बी सैचुरेटेड बट पोर वाटर प्रेशर विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड हियर, यहां पोर वाटर प्रेशर नहीं मिलेगा। अगर आपने वाटर टेबल लेवल को ड्रॉप कराया लॉन्ग टर्म में, अगर आपने वाटर टेबल लेवल को ड्रॉप कराया लॉन्ग टर्म में, अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 से कम हो जाएगी, यहाँ पे गामा होगा गामा सैचुरेटेड के बराबर, यहाँ पे गामा हो जाएगी गामा बल्क के बराबर, तो सॉइल विल अचीव इट्स बल्क स्टेट, सॉइल अपनी बल्क स्टेट पे पहुंच जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, इस पे भी सवाल आते हैं।
तो हमने वाटर टेबल लेवल को तो ड्रॉप कराया, पर बहुत ही कम टाइम में ड्रॉप करा दिया। तो वाटर टेबल लेवल तो ड्रॉप हो गई, पर पानी को बाहर निकलने का टाइम नहीं मिला। जब पानी को बाहर निकलने का टाइम नहीं मिला, अभी भी वॉइड्स किससे भरे हुए हैं? पानी से भरे हुए हैं। तो जब आप सॉइल का वेट कंसीडर करोगे, उसमें पानी का वेट तो आएगा, पर उसमें जो पानी है कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा होगा। इट विल नॉट बी एक्सर्टिंग एनी प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर उस कंडीशन में जीरो निकल के आएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। क्लियर है चीज? क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा भी स्टेप रिपीट करना हो किसी के लिए? क्लियर है? आगे बढ़े। शैल वी कैरी फॉरवर्ड? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं केस 3। विल कैरी फॉरवर्ड केस 3। रिपीट लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में तो सारा पानी बाहर निकल गया, सॉइल अपनी बल्क स्टेट में पहुंच गई। लॉन्ग टर्म का मतलब वाटर टेबल को आपने ड्रॉप कराया कंपैरेटिवली लंबे टाइम तक, तो सारे वॉइड्स में से पानी बाहर निकल गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 से कम आ जाएगी, सॉइल बल्क स्टेट में पहुंच जाएगी, सॉइल विल अटेन इट्स बल्क स्टेट। तो नेक्स्ट ऑफ द केस टू बी रेफर्ड इज केस 3। अगला केस है हमारा केस 3। अब क्या है केस 3? केस 3 इज सॉइल मास विद सरचार्ज। अच्छा पीछे एक चीज छूट गई, बताते भी नहीं हो, पीछे एक चीज छूट गई है, व्हाई नॉट ड्राई स्टेट। अच्छा ड्राई स्टेट कौन सी स्टेट होती है? जयंत पारेख, फिर से पीछे वाला लेक्चर देखो। जब ऐसे सवाल पूछते हो इसका मतलब है कि शुरू की चीजें समझते नहीं हो, इसलिए आगे वाली बातें करते हो। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। तो आपने बोला व्हाई नॉट ड्राई स्टेट, जब मैं बोल रहा हूं बल्क स्टेट के अंदर, इसका मतलब क्या होगा? जब मैं ये बोल रहा हूं सॉइल बल्क स्टेट के अंदर है, इस बात का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हेन आई एम सेइंग सॉइल इज इन बल्क स्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? पार्शियली वाटर है, ये पार्शियल कितना हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। तो हमारी ड्राई यूनिट वेट, हमारी बल्क यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट के बराबर हो जाती है कब? अवर बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू ड्राई यूनिट वेट व्हेन, ये देखो आ गया पार्शियली सैचुरेटेड। हमारी बल्क यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट के बराबर हो जाती है कब? जब सॉइल क्या हो जाए? कंप्लीटली ड्राई हो जाए। द सॉइल बिकम्स कंप्लीटली ड्राई। तो बल्क स्टेट में सारी कंडीशन अपने आप कवर हो जाती है। इन बल्क स्टेट ऑल द कंडीशंस आर कवर्ड साइमल्टेनियसली। तो जब मैंने बल्क बोला, ड्राई अपने आप कवर हो गया उसके अंदर, ड्राई इज ऑटोमेटिकली कवर्ड इन इट। हाँ कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग। तो लिखा तो है देखो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन लेस देन 1, तो 0 1 से छोटा ही तो होता है। So when I am saying degree of saturation is less than 1, 0 is less than 1, 0 1 से छोटा है, तो वो एक बस स्पेसिफिक केस है। पर इसके अलावा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 से छोटी कुछ भी हो सकती है, इट मे बी एनीथिंग। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या करना था, यहाँ पे मेरे को प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना था। आई हैव टू ड्रॉ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो मैं आपको आई एम ड्रॉइंग, तो मैं आपको प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। आई एम शोइंग द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। कौन सा? सिर्फ अफेक्टिव स्ट्रेस का। तो मैं अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। आई एम ओनली शोइंग अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना के दे रहे हैं केस 1 में, केस 2 में। तो ये केस 1 है, दिस इज केस 1 और केस 2। तो बाकी सारी कहानी तो वही है। तो अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जरा मुझे बताना पॉइंट ए पे कितना होगा अफेक्टिव स्ट्रेस? What is effective stress at point A? तो केस 1 में अफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है पॉइंट ए पे? पॉइंट ए अफेक्टिव स्ट्रेस इज हाउ मच? 0। तो अफेक्टिव स्ट्रेस 0 है। पॉइंट सी पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है? पॉइंट सी पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा? पॉइंट सी पे अफेक्टिव स्ट्रेस होगा गामा बल्क इनटू एच। सो इट इज गामा बल्क इनटू H1। सो गामा बल्क इनटू H1, ये हमारी अफेक्टिव स्ट्रेस है। दिस इज अवर अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी। तो ये हमारा पॉइंट सी पे आ गया। फिर हम पॉइंट डी पे आए। जब पॉइंट डी पे आए, सो इट इज गामा बल्क
H1, सो गामा बल्क H1 साथ में और क्या जुड़ जाएगी, सो गामा बल्क H1 साथ में और क्या जुड़ जाएगा, व्हाट एल्स विल बी एडेड, साथ में और क्या जुड़ेगा, साथ में और जुड़ जाएगा, साथ में और जुड़ जाएगा H इंटू गामा सबमर्ज्ड, सो गामा सबमर्ज्ड कहाँ गया रबड़, सो गामा सबमर्ज्ड इंटू H, सो गामा सबमर्ज्ड इंटू H, ये हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, दिस इज अवर अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो बिल्कुल सही बात है, सो अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, क्लियर है चीज। तो ये हमारा है केस 1, दिस इज अवर केस 1। अब अगर मैं केस 2 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट केस 2, पॉइंट ए पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, इफेक्टिव स्ट्रेस, एट पॉइंट ए इफेक्टिव स्ट्रेस इज 0, एट पॉइंट बी व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेस, पॉइंट बी पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है, पॉइंट बी पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी होगी, पॉइंट ए पे 0 है, पॉइंट बी पे कितनी होगी, एट पॉइंट बी इफेक्टिव स्ट्रेस सेम जितनी पहले थी, पहले कितनी थी लिख सकते हैं, तो पहले थी हमारी H माइनस स्मॉल h गामा बल्क, अभी भी कितनी होगी, अभी भी होगी H माइनस स्मॉल h गामा बल्क, सो H माइनस स्मॉल h गामा बल्क, H नहीं है H1 है, हाँ H1 है, सो H1 माइनस स्मॉल h गामा बल्क, तो ये एनालिसिस तो सेम है। चलो सी पॉइंट पे कितना होगा इफेक्टिव स्ट्रेस, अब एट पॉइंट सी हाउ मच विल बी द इफेक्टिव स्ट्रेस, एट पॉइंट सी हाउ मच विल बी द इफेक्टिव स्ट्रेस, सी पॉइंट पे ये वैल्यू तो होगी H1 माइनस h इंटू गामा बल्क, ये वैल्यू तो चलेगी, सो H1 माइनस h इंटू गामा बल्क, ये तो मैंने सेम लिख दिया, सो H1 माइनस h इंटू गामा बल्क, सो H1 माइनस h छोटा करके लिखना पड़ेगा, जगह नहीं बच रही, सो इट इज H1 माइनस स्मॉल h इंटू गामा बल्क, सो इंटू गामा बल्क, एक और कंपोनेंट जुड़ जाएगा यहाँ पे, वन मोर कंपोनेंट विल बी एडेड, और कौन सा कंपोनेंट जुड़ जाएगा, वन मोर कंपोनेंट विल बी एडेड, एक कंपोनेंट जुड़ेगा गामा सबमर्ज्ड इनटू स्मॉल h, सो गामा सबमर्ज्ड इनटू स्मॉल h, तो एक कंपोनेंट ये भी जुड़ जाएगी। पॉइंट डी पे कितना होगा, H1 माइनस h गामा बल्क, सो H1 माइनस h गामा बल्क, फिर गामा सबमर्ज्ड h भी जुड़ जाएगी, गामा सबमर्ज्ड h भी जुड़ जाएगी, तो गामा सबमर्ज्ड h विल बी एडेड, और बेस पे और क्या जुड़ेगा, एट बॉटम, और कितना जुड़ जाएगा, बॉटम पे जुड़ जाएगा हमारा गामा सबमर्ज्ड इनटू, सो गामा सबमर्ज्ड इनटू कैपिटल H, सो गामा सबमर्ज्ड इनटू कैपिटल H, तो ये हमारी टोटल अफेक्टिव स्ट्रेस आ गई निकल के, सो अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट डी, ये हमारा अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आ गया। तो अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बिफोर इंक्रीज इन वाटर टेबल लेवल, आफ्टर इंक्रीज इन वाटर टेबल लेवल, दोनों बना के दिखा दिए मैंने आपको। अभी ये डायग्राम बनाते हुए मैंने स्लोप का चेंज नहीं दिखाया आपको, while drawing this diagram I have not shown any change in the slope, हमें ये भी पता है इन कर्व की स्लोप क्या होती है, चेंज होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है हमारे कर्व की स्लोप भी बदलेगी बीच में, और क्या चेंज आएगा वो मैंने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन यस्टरडेज क्लास। जैसे ये वाली स्लोप कितनी है, दिस इज गामा बल्क, ये वाली स्लोप कितनी है, गामा सबमर्ज्ड, दिस इज गामा सबमर्ज्ड, ये वाली स्लोप कितनी है, गामा बल्क, ये वाली स्लोप कितनी है, गामा सबमर्ज्ड, और ये वाली स्लोप भी कितनी है, गामा सबमर्ज्ड, दिस इज ऑल्सो गामा सबमर्ज्ड। तो मैंने हर जगह स्लोप भी मेंशन कर रखी है, एट एवरी लोकेशन स्लोप इज ऑल्सो बीइंग मेंशन्ड। आपको ऐसा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, क्लियर है पूरी स्टोरी। बढ़े आगे, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा केस क्या था, हमारा केस था सॉइल मास विद सरचार्ज, सॉइल मास विद सरचार्ज एंड वाटर टेबल बिलो ग्राउंड लेवल, वाटर टेबल बिलो ग्राउंड लेवल, वाटर टेबल इज बिलो ग्राउंड लेवल, वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे है, तो सरचार्ज लग रहा है सॉइल के ऊपर पर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे है। कैसे, चेक दिस, ये हमारा सॉइल का सैंपल है, दिस इज अवर सॉइल सैंपल, सो दिस इज अवर सॉइल सैंपल।
तो ये हमारा सॉइल का सैंपल निकल के आ गया। सो दिस इज अवर सॉइल सैंपल। अब सॉइल के सैंपल के ऊपर सरचार्ज भी लग रही है। सो सरचार्ज, कल किसी ने पूछा था सरचार्ज क्या होती है। यस्टरडे समबडी आस्क्ड व्हाट इज टर्म्ड एज सरचार्ज, तो उसको जानकारी दी थी मैंने। सरचार्ज का मतलब क्या है, जो प्रेशर लग रहा है सॉइल के ऊपर एडिशनल वेट के अलावा, उसको हम क्या बोल देते हैं, सरचार्ज बोल देते हैं। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज सरचार्ज। तो ये हमारी डेप्थ है, लेट अस सपोज h1, ये हमारी सॉइल की डेप्थ है, लेट अस सपोज h। सो ये है h1, ये है h। सो दिस इज h1, दिस इज h। तो वो h1 था, ये हमारा h है, बाकी सब जगह सॉइल ही प्रेजेंट है। सो सॉइल इज प्रेजेंट, सो सॉइल इज प्रेजेंट। तो सॉइल प्रेजेंट है हमारी। ये हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को भी ड्रॉ करेंगे। सो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी ड्रॉ की जाएगी। सो विल ड्रॉ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आल्सो। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बनेगा। चलिए एनालिसिस करते हैं सारी। सो विल गो फॉर द एनालिसिस। हमारे पास अलग अलग पॉइंट है, टोटल स्ट्रेस है, पोर वाटर प्रेशर है, अफेक्टिव स्ट्रेस है। पॉइंट कौन कौन से हमारे पास, पॉइंट है ए, पॉइंट है बी और पॉइंट है सी। तो मैंने आपको 3 पॉइंट मार्क करके दे दिए। आई मार्क 3 डिफरेंट पॉइंट्स। तो पॉइंट ए मार्क कर दिया है, पॉइंट बी मार्क कर दिया है, पॉइंट सी मार्क कर दिया है। तो एक्स्ट्रा लोड, तो जो एक्स्ट्रा लोड है वो भी आपको शो कर दिया है यहाँ पे। सो एक्स्ट्रा लोड इज ऑल्सो बीइंग शोन। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ किसी के लिए। एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से। चलिए अब मेरे को वैल्यूज बताइए। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस। पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस कितनी है हमारी, एट पॉइंट ए व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस कमिंग आउट। पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस कितना है हमारा, एट पॉइंट ए टोटल स्ट्रेस इज हाउ मच, क्यू। बिल्कुल सही बात है। तो पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस है हमारी क्यू। सो एट पॉइंट ए टोटल स्ट्रेस कम्स आउट टू बी क्यू। तो करेक्ट स्टेटमेंट। पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस कितनी है, तो सबका आंसर सही है, नीरज, केशव, इंदिरा, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस है क्यू। पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस कितना है, पॉइंट बी पे टोटल स्ट्रेस कितनी आ रही है हमारी, एट पॉइंट बी व्हाट इज टोटल स्ट्रेस, self weight of the soil and surcharge, self weight of the soil and surcharge q प्लस गामा बल्क। तो गामा बल्क को मैं गामा ही लिख रहा हूं, गामा बल्क इंटू h1। सो गामा बल्क इंटू h1, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉइंट सी पे टोटल स्ट्रेस, पॉइंट सी पे टोटल स्ट्रेस, एट पॉइंट सी व्हाट इज टोटल स्ट्रेस, पॉइंट सी पे टोटल स्ट्रेस इट विल बी इक्वल टू सरचार्ज प्लस self weight of the soil. So gamma bulk into H1 plus gamma saturated into capital H. So gamma saturated into capital H. So this is our total stress. ये हमारी total stress निकल के आ गई। तो हमने तीनों पॉइंटों पे टोटल स्ट्रेस निकाल लिया। Q प्लस गामा बल्क इंटू H1 होगा और H इंटू गामा सैचुरेटेड। बिल्कुल सही बात है चेतन, सबका आंसर सही है। तो ये बात तो सबको समझ में आ गई है, दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए अब पोर वाटर प्रेशर की बात करते हैं। सही है बिल्कुल सबका। पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट ए पे पोर वाटर प्रेशर 0, एट पॉइंट ए पोर वाटर प्रेशर इज 0। पॉइंट बी पे कितना है पोर वाटर प्रेशर, पॉइंट बी पे पोर वाटर प्रेशर 0। सो पॉइंट बी पे पोर वाटर प्रेशर इज 0। पॉइंट सी पे पोर वाटर प्रेशर, सो पॉइंट सी पे पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट सी पोर वाटर प्रेशर इज हाउ मच, पॉइंट सी पे पोर वाटर प्रेशर है हमारा गामा डब्ल्यू इंटू एच। सो गामा डब्ल्यू इंटू एच, सो एट पॉइंट सी इट इज गामा डब्ल्यू इंटू एच। क्लियर है चीज, हाँ एट ए 0, बिल्कुल सही बात है रवि कुमार, सही बताया आपने। चलिए अफेक्टिव स्ट्रेस बताइए अब। नाउ एनालाइज अफेक्टिव स्ट्रेस। अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है,
total stress minus pore water pressure. So total stress minus pore water pressure. So total stress minus pore water pressure. चलिए, now analyze effective stress. ये लॉन्ग टर्म होगा, हाँ लॉन्ग टर्म है, जब तक कुछ मेंशन्ड नहीं है इसका मतलब लॉन्ग टर्म है. इफ नथिंग इज मेंशन्ड इट इज लॉन्ग टर्म ओनली. तो अगर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है इट इज लॉन्ग टर्म. क्लियर है चीज? चलिए, अफेक्टिव स्ट्रेस है पॉइंट ए. पॉइंट ए पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है? तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर इट इज इक्वल टू सरचार्ज. इट इज इक्वल टू सरचार्ज. नेक्स्ट पॉइंट बी पे कितनी है? पॉइंट बी पे इफेक्टिव स्ट्रेस, पॉइंट बी पे इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू क्यू प्लस गामा H1. सो क्यू प्लस गामा H1. पॉइंट सी पे कितनी है? एट पॉइंट सी व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेस? इट इज इक्वल टू क्यू प्लस गामा H1 प्लस गामा सबमर्ज्ड इनटू कैपिटल H. गामा सबमर्ज्ड इनटू कैपिटल H. दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी. ये इफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आई हमारी पॉइंट सी पे. सो दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी. तो हमने अलग अलग पॉइंट पे क्या निकाल लिए? सारे स्ट्रेस निकाल लिए. एट डिफरेंट पॉइंट्स आई फाउंड द स्ट्रेसेस. अब इसको आप शो भी कर सकते हो, इट कैन बी प्लॉटेड ऑल्सो. तो अगर मुझे इसको प्लॉट करना है, पहले है टोटल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. सो टोटल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. सो टोटल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. पॉइंट ए पे कितनी है टोटल स्ट्रेस? पॉइंट ए पे टोटल स्ट्रेस है Q. पॉइंट बी पे भी कितनी होगी? Q होगी और सी पे भी Q होगी. तो ये चीज तो कॉमन चल रही है हमारी, इसमें तो कोई चीज नहीं है. सरचार्ज सेम लगेगा हर पार्टिकल के ऊपर, सरचार्ज विल बी सेम. तो सरचार्ज की वैल्यू सेम निकल के आई. अब पॉइंट बी पे कितना है टोटल स्ट्रेस? Q प्लस, सो पॉइंट बी पे है Q प्लस गामा इंटू H1. सो Q प्लस गामा इंटू H1. सो Q प्लस गामा इंटू H1. सो दिस इज गामा इंटू H1. तो गामा इंटू H1 इतना ही ट्रांसफर हो जाएगा बॉटम पे. सेम विल बी ट्रांसफर्ड एट दी बॉटम. तो ये वैल्यू भी कितनी है? गामा इंटू H1. और पॉइंट सी पे कितना है हमारा? एट पॉइंट सी टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू Q प्लस गामा H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू H. तो एक और वैल्यू जुड़ जाएगी हमारी, वन मोर वैल्यू विल बी एडेड. तो एक और वैल्यू जोड़ दो. दिस इज गामा सैचुरेटेड इनटू H. सो गामा सैचुरेटेड इनटू H. तो हमारे ऊपर वाले पोर्शन में स्लोप कितनी है? दिस स्लोप इज इक्वल टू गामा बल्क. और ये स्लोप कितनी है? गामा सैचुरेटेड. क्योंकि गामा सैचुरेटेड गामा बल्क से ज्यादा होता है, मैंने आपको स्लोप की वैल्यू बढ़ा के दिखा दी है. सिंस गामा सैचुरेटेड इज मोर देन गामा बल्क, आई हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द स्लोप. तो स्लोप इंक्रीज हो जाएगा. तो स्लोप की वैल्यू मैंने इंक्रीज कर दी. तो स्लोप इंक्रीज हो जाएगी, वो आपको शो करके दिखा दी है. दैट आई हैव शोन हियर. टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो. टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो. एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन. तो कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में से. क्लियर है? अब बात करते हैं हम पोर वाटर प्रेशर की. नाउ विल टॉक अबाउट पोर वाटर प्रेशर. सो पोर वाटर प्रेशर. पोर वाटर प्रेशर पॉइंट ए पे 0, पॉइंट बी पे 0, ए पे भी 0, बी पे भी 0, सी पे कितना है? सी पे प्रेशर है गामा W इंटू H. और ये स्लोप कितनी है? गामा W. दिस इज अवर स्लोप. ये हमारी स्लोप निकल के आएगी. तो ए पे भी 0, बी पे भी 0, सी पे कितनी है? गामा W इंटू H है. सो दिस इज अवर पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. तो गामा W इंटू H. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है. तो सही स्टेटमेंट है राजेंद्र मीना, योर स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब हमें बनाना है अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. सो अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. टॉप पे कितना है अफेक्टिव स्ट्रेस? एट टॉप अफेक्टिव स्ट्रेस इज हाउ मच? टॉप पे हमारी अफेक्टिव स्ट्रेस है Q. और वो ट्रांसफर हो रही है बॉटम तक. दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड एट द बॉटम. तो पॉइंट ए पे अफेक्टिव स्ट्रेस है Q, ट्रांसफर हुई बॉटम तक. इसका मतलब सारा सरचार्ज कौन कैरी कर रहा है? इसका मतलब इंटायर सरचार्ज कौन कैरी कर रहा है? इंटायर सरचार्ज इज कैरिड बाय द सॉइल सॉलिड. अगर पॉइंट ए पे अफेक्टिव स्ट्रेस सरचार्ज के बराबर है, इसका मतलब सारा सरचार्ज कौन कैरी कर गया? सॉइल के सॉलिड कैरी कर गए. और वो ट्रांसफर हुआ है कैसे? ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट से. इट इज ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट. फिर हमारी अफेक्टिव स्ट्रेस
अफेक्टिव स्ट्रेस पॉइंट बी पे Q प्लस गामा H1, सो Q प्लस गामा H1, सो दिस इज Q प्लस गामा H1, तो ये हमारी है Q प्लस गामा H1, सो दिस इज गामा H1। ये स्लोप कितनी है, गामा है, दिस स्लोप इज इक्वल टू गामा। गामा H1 हमारा ट्रांसफर हो जाएगा नीचे, तो गामा H1 विल बी ट्रांसफर्ड एट द बॉटम, सो गामा H1, सो गामा H1 ट्रांसफर हो गया नीचे। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट डी पे निकाले, पॉइंट सी पे निकाले, एक कंपोनेंट और आ जाएगा, एक कंपोनेंट और आ जाएगी गामा सबमर्ज्ड इनटू एच, और ये स्लोप होगी गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज ज्यादा होता है, गामा बल्क ज्यादा होता है, गामा सबमर्ज ज्यादा होती है, गामा बल्क ज्यादा होती है, स्लोप डिक्रीज करेगी। बिल्कुल सही बात है राजेंद्र मीना, स्लोप विल डिक्रीज। तो मैंने स्लोप को डिक्रीज करके दिखाया आपको, आई हैव डिक्रीज द स्लोप आल्सो, तो स्लोप इज रिड्यूस्ड, तो स्लोप को रिड्यूस कर दिया हमने। क्लियर है पूरी कहानी? तो हमने अलग अलग पॉइंट पे स्ट्रेसेस भी निकाल लिए, एट डिफरेंट पॉइंट स्ट्रेसेस आर आल्सो कंप्यूटेड, और मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बना के दिखा दिया, आई हैव शोन द डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आल्सो। अब कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना है इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी फॉर एनीवन, कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से। क्लियर है? रिपीट करना है कोई पॉइंट, एनी स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है? सो द एंटायर स्टोरी इज क्लियर, पूरी स्टोरी क्लियर है। आगे बढ़े, शैल वी कैरी फॉरवर्ड? कंटिन्यू करें आगे। सो नेक्स्ट ऑफ द केस इज soil mass with capillary fringe. So next of the case is soil mass with capillary fringe. So next of the point of reference is soil mass with capillary fringe. अब हमारा soil है जिसके अंदर capillarity भी मिल रही है। Now capillarity is also available in our soil mass. और capillarity का क्या effect होता है ये मैंने आपको पीछे बता दिया था। What the effect of the capillarity that we have discussed. अब उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, that will apply here. अब सॉइल मास है जिसमें आपको पानी राइज करते हुए मिल रहा है कैपिलरिटी की वजह से। सो नेक्स्ट ऑफ द केस इज सॉइल मास विद कैपिलरी फ्रिंज। तो हमारी सॉइल में अब कैपिलरी वाटर भी प्रेजेंट है, तो कैपिलरी वाटर प्रेजेंट है अप टू द हाइट ऑफ HC। सो कैपिलरी वाटर प्रेजेंट है अप टू द हाइट ऑफ HC, और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये, और ध्यान से सुनना, इसके ऊपर सवाल मिलेंगे आपको, यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन दिस कंसेप्ट। तो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज है HC, और जो सॉइल है हमारी वाटर टेबल लेवल के नीचे वो है H। तो ये पूरी हमारी सॉइल सैंपल ही है, दिस इज अवर कंप्लीट सॉइल सैंपल। मैंने अलग अलग पॉइंट मार्क कर दिए A B C, तो A B C। मुझे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बनाना है इस केस के अंदर, आई हैव टू ड्रॉ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आल्सो। तो ये हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बनाएंगे आगे, सो विल कंस्ट्रक्ट द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आल्सो। तो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकल के आएंगे। चलिए अब कैलकुलेट करके दो फटाफट, टाइम वैसे भी कम है। सो टोटल स्ट्रेस है, पोर वाटर प्रेशर है, इफेक्टिव स्ट्रेस है, पॉइंट है हमारा A, पॉइंट है हमारा B, पॉइंट है हमारा C। पॉइंट A पे जरा बताना टोटल स्ट्रेस कितना है, पॉइंट A पे जरा बताना टोटल स्ट्रेस कितनी है। व्हाट इज टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट A? सल्फेट प्लस सरचार्ज 0, तो ना इसके ऊपर सॉइल है ना सरचार्ज है, 0। टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट B,
सल्फेट ऑफ द सॉइल, तो सल्फेट ऑफ द सॉइल गामा सैचुरेटेड इनटू HC एट पॉइंट बी टोटल स्ट्रेस, सल्फेट ऑफ द सॉइल, सॉइल पूरी सैचुरेटेड है तो गामा सैचुरेटेड इनटू HC, ये हमारी टोटल स्ट्रेस आ गई। पॉइंट सी पे निकालूं अगर मैं टोटल स्ट्रेस, सल्फेट ऑफ द सॉइल गामा सैचुरेटेड HC प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू कैपिटल H। अब पॉइंट बी के नीचे भी सॉइल सैचुरेटेड है, पॉइंट बी के ऊपर भी सॉइल सैचुरेटेड है, पर दोनों जगह पानी अलग अलग है। पॉइंट बी के ऊपर कैपिलरी वाटर है, पॉइंट बी के नीचे ग्राउंड वाटर है, इस बात का ध्यान रखना। जो पॉइंट बी के ऊपर कैपिलरी वाटर है, पॉइंट बी के नीचे ग्राउंड वाटर है। कैपिलरी वाटर में होती है कैपिलरी टेंशन, ग्राउंड वाटर में होता है हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। तो कैपिलरी वाटर में होती है कैपिलरी टेंशन, ग्राउंड वाटर में होता है हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। ये जानकारी मैंने आपको पीछे दे रखी है, दिस इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन यू। तो ये इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस कर रखी है पीछे। अब मुझे पोर वाटर प्रेशर बताओ एट पॉइंट ए। व्हाट इज पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट ए? पॉइंट ए पे पोर वाटर प्रेशर कितना है? पॉइंट ए पे पोर वाटर प्रेशर कितना है? कैपिलरी टेंशन है, एंड कैपिलरी टेंशन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर एट द लेवल ऑफ मेनिस्कस। अगर मैंने कंप्रेशन को पॉजिटिव बोला, टेंशन को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। सो माइनस गामा डब्ल्यू इंटू HC। सो माइनस गामा डब्ल्यू इंटू HC इज कैपिलरी टेंशन एट पॉइंट ए, और ये ग्रेजुअली रिड्यूस होके कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है एट वाटर टेबल लेवल। तो पॉइंट बी पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा? पॉइंट बी पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा? 0। सो एट पॉइंट बी इट विल रिड्यूस टू 0, और बी के नीचे मिलेगी आपको हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। तो पॉइंट सी पे प्रेशर कितनी होगी हमारी? पॉइंट सी पे हमारी प्रेशर होगी गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो पॉइंट सी पे प्रेशर निकल के आएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच। सो एट पॉइंट सी प्रेशर इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये हमारा प्रेशर आ जाएगा। अब अफेक्टिव स्ट्रेस बता दो, व्हाट इज अफेक्टिव स्ट्रेस? अफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो पॉइंट ए पे कितना है? पॉइंट ए पे होगा 0 माइनस माइनस HC इंटू गामा डब्ल्यू, सो गामा डब्ल्यू इंटू HC, ये अफेक्टिव स्ट्रेस है। पॉइंट बी पे कितना है? पॉइंट बी पे है गामा सैचुरेटेड इंटू HC, सो पॉइंट बी पे है गामा सैचुरेटेड इंटू HC। इस गामा सैचुरेटेड इंटू HC को मैं कैसे लिख सकता हूं? सो पॉइंट बी पे ये वैल्यू है, पॉइंट बी पे ये वैल्यू है गामा सैचुरेटेड इंटू HC। Now see, I am changing the method to write this. मैं इस तरीके को चेंज कर रहा हूं लिखने का। So gamma saturated into HC can be written as what? इसको मैं लिख सकता हूं gamma W into HC plus gamma submerged into HC। मैंने क्या किया? मैंने gamma saturated को ब्रेक कर दिया। Gamma saturated is equal to, so gamma saturated is equal to gamma W plus gamma submerged। Gamma saturated is equal to gamma W plus gamma सबमर्ज्ड, मैंने इसके बराबर लिख दिया चीज। आई मेंशन्ड इट इक्वल टू दिस। क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे हमारी अफेक्टिव स्ट्रेस कितनी होगी? पॉइंट सी पे अफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगी हमारी, पॉइंट सी पे अफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगी गामा सैचुरेटेड इंटू HC प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू H प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू H। अब इसको भी कैसे लिखा जा सकता है? हाउ इट कैन बी रिटन? मैं फिर से इसको ब्रेक करके लिख रहा हूं, अगेन आई एम ब्रेकिंग इट। गामा सैचुरेटेड इंटू HC को क्या लिखा जा सकता है? गामा W इंटू HC प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू HC। क्लियर है चीज? तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो इक्वल टू, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू गामा W इंटू HC प्लस, सो गामा W इंटू HC प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू HC प्लस H। किसी को भी अगर इसमें डाउट हो तो पूछ लेना। मैंने गामा सैचुरेटेड को ओपन कर दिया, गामा सैचुरेटेड ओपन किया, कैसे ओपन किया? गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू गामा W प्लस गामा सबमर्ज्ड। इट विल बी इक्वल टू गामा W प्लस गामा सबमर्ज्ड। 2 टाइम्स कहां से आ गया बेटा? राजेंद्र मीना 2 टाइम्स थोड़ी आएगा कुछ, देयर इज नथिंग लाइक 2 टाइम्स, कुछ भी नहीं है 2 टाइम्स यहां पे। तो ये हमने सारे स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लिए। अब स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लिए, जरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखते हैं। स्ट्रेसेस आई हैव कैलकुलेटेड, जरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखते हैं। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखा, बेटा बात खत्म तो होने दो, पर्पस क्या था लिखने का?
अभी बात मेरी खत्म थोड़ी ना हुई है, जब मेरी बात खत्म हो जाएगी तो पर्पस भी समझ में आ जाएगा आपको, यू विल गेट द पर्पस आल्सो। सो टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, टॉप पे है 0, बी पॉइंट पे कितना है, बी पॉइंट पे है गामा सैचुरेटेड इनटू HC, ये ट्रांसफर होगा बॉटम पे गामा सैचुरेटेड HC, और क्या जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा गामा सैचुरेटेड इनटू H, सो गामा सैचुरेटेड इनटू H। ये हमारा टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। स्लोप कितनी है, यहां पर भी गामा सैचुरेटेड, यहां पर भी गामा सैचुरेटेड, स्लोप में कोई चेंज नहीं आया, देयर इज नो चेंज इन द स्लोप। नेक्स्ट पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अगर पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना है, टॉप पे प्रेशर नेगेटिव, फिर 0 हो गया बी पे, टॉप पे प्रेशर कितनी है, टॉप पे प्रेशर है हमारी, टॉप पे प्रेशर है गामा W इंटू HC नेगेटिव, ये है 0, बॉटम पे कितनी है गामा W इंटू H, तो बॉटम पे गामा W इंटू H। अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम चेक करो, अफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम टॉप पे कितना है, एट टॉप इट इज गामा W इंटू HC, और गामा W इंटू HC ट्रांसफर हुआ बॉटम तक, गामा W इंटू HC, गामा W इंटू HC, गामा W इंटू HC, फिर बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे एडिशनल वैल्यू जुड़ी, यहां पर कितनी वैल्यू जुड़ी, गामा सबमर्ज्ड इनटू HC, गामा सबमर्ज्ड इनटू HC ट्रांसफर हो गया बॉटम पे, तो ट्रांसफर एट दी बॉटम, सो गामा सबमर्ज्ड इनटू HC, और बॉटम पे क्या जुड़ा, गामा सबमर्ज्ड इनटू H, दोनों जगह स्लोप है गामा सबमर्ज्ड, यहां पर भी स्लोप है गामा सबमर्ज्ड, सो एट बोथ दी पॉइंट्स स्लोप इज गामा सबमर्ज्ड, गामा सबमर्ज्ड। तो यहां तक की तो एनालिसिस हमने कर ली पूरी, अप टिल हियर द एंटायर एनालिसिस इज कंप्लीटेड। क्लियर है चीज, तो आपने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना लिया, एनालिसिस भी कर ली। अब हमारा मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज अगर मैं इस एनालिसिस को ऑब्जर्व करूं, लेट अस सपोज बी पॉइंट के ऊपर हमारी सॉइल सैचुरेटेड होती, बी पॉइंट के ऊपर हमारी सॉइल सैचुरेटेड होती बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर, बी पॉइंट के ऊपर अगर हमारी सॉइल सैचुरेटेड होती बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर, तो मुझे ये बताओ पॉइंट ए पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितना होता, अगर बी पॉइंट के ऊपर हमारी सॉइल सैचुरेटेड होती बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ए पॉइंट पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितना होता, 0। बी पॉइंट पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितनी होती, गामा सबमर्ज्ड इनटू HC, सी पॉइंट पे कितनी होती, गामा सबमर्ज्ड HC प्लस H, पर अभी ये सॉइल सैचुरेटेड है बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी, तो हमारे ए पॉइंट पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, 0 प्लस गामा WHC, बी पॉइंट पे कितना है, गामा सबमर्ज्ड HC प्लस गामा WHC, और सी पॉइंट पे है गामा सबमर्ज्ड HC प्लस H प्लस गामा W इंटू HC। इसका मतलब ये हुआ कैपिलरिटी से अगर सॉइल सैचुरेट होती है तो अफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं सॉइल में, किसके बराबर बढ़ जाते हैं, इक्वल टू दैट ऑफ कैपिलरी टेंशन। और हमने ये डिस्कस किया था कि वाटर ट्रांसफर्स इट्स कैपिलरी टेंशन एट द लेवल ऑफ मेनिस्कस ओवर द सॉइल सॉलिड, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी प्रेशर बोलते हैं। तो कैपिलरी टेंशन ट्रांसफर होती है मेनिस्कस के लेवल पे ओवर द सॉइल सॉलिड, विच इज टेक्निकली टर्म्ड एज कैपिलरी प्रेशर। और कैपिलरी प्रेशर कैसे ट्रांसफर होती है, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट से, और कैपिलरी प्रेशर को हमने नाम दिया था अफेक्टिव स्ट्रेस का या इंटरग्रेनुलर प्रेशर का, और वो चीज हमें यहाँ पे दिख रही है। इसका मतलब कैपिलरिटी का अफेक्ट क्या हुआ, इसका मतलब कैपिलरिटी का अफेक्ट एग्जैक्टली सरचार्ज के बराबर हुआ। द इफेक्ट ऑफ द कैपिलरिटी इज सेम एज दैट ऑफ सरचार्ज। सरचार्ज क्या कराता है, अफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है। इसका मतलब कैपिलरिटी वाले केस को आप कैसे डील कर सकते हो, आप ये मान सकते हो जहां पर कैपिलरिटी है वहां पर सॉइल सैचुरेटेड है बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर, आप अफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लो, और हर जगह क्या जोड़ दो, हर जगह आप जोड़ दो कैपिलरी टेंशन या कैपिलरी प्रेशर। तो आप हर जगह उसके बाद क्या ऐड कर दो, कैपिलरी प्रेशर को ऐड कर दो, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, कैपिलरी टेंशन के बराबर ही होता है। तो उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज टर्म्ड एज कैपिलरी टेंशन, इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी टेंशन। सो दिस इज टर्म्ड एज कैपिलरी टेंशन। तो ये हमारी कैपिलरी टेंशन थी, और ये क्या है हमारी कैपिलरी प्रेशर, दिस इज टर्म्ड एज कैपिलरी प्रेशर। तो जैसे मर्जी समझ लो। तो अगर हमारी सॉइल सैचुरेटेड है कैपिलरिटी की वजह से, आप मान सकते हो कि वो सैचुरेटेड है ग्राउंड वाटर की वजह से। कैलकुलेशन करो, और सारी कैलकुलेशन में क्या जोड़ दो, कैपिलरी प्रेशर को और जोड़ दो। ये देखो कैपिलरी प्रेशर जोड़ा हुआ है,
सो कैपिलरी प्रेशर इज एडेड। तो इसका मतलब इस तरीके से लिखने का पर्पस क्या था? इस तरीके से लिखने का पर्पस ये था कि आपको ये बात समझानी थी कि अफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी इज सेम एज दैट ऑफ सरचार्ज। इसीलिए मैंने इसको ब्रेक करके लिखा था, ताकि आपको ये चीज दिख जाए, so that you are able to analyze this point। क्लियर ये चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है पूरी कहानी? अब इसकी एक एप्लीकेशन भी है, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है देखो, रेफर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस। लेट अस सपोज ये हमारी सिचुएशन है, दिस इज अवर सिचुएशन, ये हमारा सी शोर है, दिस इज अवर सी शोर, ये हमारी सी शोर है, सो दिस इज अवर सी शोर। अब इसको आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर रखा होगा, यू मस्ट हैव प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड दिस सिचुएशन। अब क्या है हमारी प्रैक्टिकली ये सिचुएशन, इसको एनालाइज करते हैं, विल प्रैक्टिकली एनालाइज दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को एनालाइज करके बताता हूं। मैं 3 जोन में इस पूरी सॉइल को डिवाइड कर रहा हूं। आई एम डिवाइडिंग दिस एंटायर सॉइल मास नियर बाय टू दी सी शोर इन 3 जोन्स। 3 जोन में हम सॉइल को डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारी सॉइल है, दिस इज अवर सॉइल, ग्राउंड लेवल है। जरा बताना रीजन 1 कैसी सॉइल है? रीजन 1 कैसी सॉइल है? रीजन 1 सबमर्ज्ड सॉइल मास, तो रीजन 1 है हमारा सबमर्ज्ड सॉइल मास। रीजन 2 कैसा है? रीजन 2 कैसा है जो अभी केस कर रहे हो आप? सॉइल मास विद कैपिलरी फ्रिंज, सॉइल मास विद कैपिलरी फ्रिंज, तो सॉइल मास विद कैपिलरी फ्रिंज, सो सॉइल मास विद कैपिलरी फ्रिंज। ये हमारी कैसी है? थर्ड केस। सो थर्ड केस कैसी है हमारी? हमारी है ड्राई सॉइल, तो थर्ड केस हमारी ड्राई सॉइल। चलिए सबमर्ज्ड सॉइल मास, अब आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना। वो सैंड जो आपको वाटर टेबल लेवल के नीचे मिलेगी, इसकी स्ट्रेंथ बहुत पुअर होती है, तो उसकी पुअर स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि अफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या है? कम है, बिकॉज अफेक्टिव स्ट्रेसेस लेस। सॉइल मास विद कैपिलरी फ्रिंज, इसकी होती है हाई स्ट्रेंथ, इसमें मिलेगी आपको हाई स्ट्रेंथ। अब हाई स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे अफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है सी शोर के जस्ट पास वाली सैंड पे आप आसानी से चल पाते हो, यू विल बी एबल टू वॉक ओवर दिस सैंड, तो बहुत ही आसानी से चल पाते हैं सैंड के पास। पर जैसे ही पानी के अंदर जाते हैं आपका पैर नीचे चला जाता है, यू आर नॉट एबल टू वॉक ओवर इट, क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। और जैसे ही ड्राई सॉइल आई हमारी, फिर से आपको क्या मिलेगी? पुअर स्ट्रेंथ मिलेगी। अगेन पुअर स्ट्रेंथ विल बी ऑब्जर्व्ड, क्योंकि अफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या है? यहाँ पर भी कम है। तो अगर आप सी शोर से ज्यादा दूर चले जाते हो, उस सैंड के ऊपर भी नहीं चल पाते। हम सी शोर के ज्यादा पास चले जाते हैं, जहां पे वाटर टेबल लेवल ग्राउंड लेवल के ऊपर है, उसके ऊपर भी नहीं चल पाते। पर सी शोर के जस्ट पास वाली जो सॉइल होती है, विच इज सैचुरेटेड बिकॉज ऑफ कैपिलरी वाटर, हम इसके ऊपर आसानी से चल पाते हैं। तो जोन 2 पे हम आसानी से चल पाते हैं, क्योंकि इसकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसकी शेयर स्ट्रेंथ क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। अफेक्टिव स्ट्रेस क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये सॉइल सैचुरेटेड है, किसकी वजह से? क्योंकि ये सॉइल सैचुरेटेड है बिकॉज ऑफ कैपिलरी वाटर की वजह से। और इसको भी आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा। लेट अस सपोज आप इस सॉइल के ऊपर खड़े हो आराम से, वेव्स आती हैं, जैसे ही वेव्स आती हैं और वो इस सॉइल को सैचुरेट कर दें, जैसे ही वेव आई और उसने सॉइल को सैचुरेट कर दिया, कमेंट अपॉन कैपिलरिटी। जैसे ही वेव्स आती हैं वो इस जोन 2 में सॉइल को सैचुरेट कर देती है, कमेंट अपॉन कैपिलरिटी। कैपिलरिटी बिकम 0, क्योंकि अगर सॉइल सैचुरेट हो जाए बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर, कैपिलरिटी इज डिस्ट्रॉयड। कैपिलरिटी डिस्ट्रॉय हुई, इसका मतलब अफेक्टिव स्ट्रेस फिर से कम हो जाता है, तो आपका पैर नीचे चला जाता है। इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो आप, यू कैन ऑब्जर्व दिस। तो जिस सॉइल के ऊपर आप खड़े हो, जो सैचुरेटेड है कैपिलरिटी की वजह से, वहां पे अगर वेव आती है कोई, वो कैपिलरिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है, और फिर से हमारा पैर क्या करता है? नीचे चला जाता है, क्योंकि सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ इमीडिएटली कम हो जाती है। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इमीडिएटली रिड्यूसेस। क्लियर है पूरी कहानी? तो इसमें पूरा कंसेप्ट किसका लगा हुआ है? इसमें पूरा कंसेप्ट लगा हुआ है स्ट्रेसेस का, अफेक्टिव स्ट्रेस का। Here the entire concept involved is of affective stress. क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? Any of the point to be referred from this now for anyone?
चलिए बाकी बाद में करते हैं, विल डू लेटर ऑन। तो बाकी के एनालिसिस बाद में करते हैं। थैंक यू एवरीवन। बेटा क्लेई सॉइल होगी तभी भी तो शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर क्लेई सॉइल होगी तभी शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। शेयर स्ट्रेंथ 0 थोड़ी बोला है मैंने, शेयर स्ट्रेंथ कम बोला है। तो सैंड में भी कम होगी, क्लेई सॉइल में भी कम होगी, द शेयर स्ट्रेंथ विल रिड्यूस। चलिए थैंक यू एवरीवन।